हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस क्लास में हम लोग आर्ट्स ग्रुप यानी कला वर्ग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज होगा सेट 1 जिसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आप सभी के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को इन तक देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंड में आप स्कोर बताइएगा कि आप इन 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। जब भी हम आर्ट्स ग्रुप की बात करते हैं, जो कि पेपर सेकंड में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें इतने सेक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल इनमें से किसी से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, किसी से कम। जैसे हिस्ट्री, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चंस बनते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आर्ट्स ग्रुप में आपको इतने सेक्शन कवर करने होते हैं, बट मेनली जो है आपको इस सेक्शन और इस सेक्शन से मोस्टली क्वेश्चंस यानी आपके 80 to 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 51 से स्टार्टिंग होगी। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे 51 से, तो इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। प्रबल प्रयास सिद्धांत बिग पुश थियरी के प्रतिपादक थे। अब ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, और जब एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है किस क्षेत्र से संबंधित ये सिद्धांत है, तो आप उसका भी आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा प्रबल प्रयास सिद्धांत जो है वो बिग पुश थियरी जो है वो, इसके जो प्रतिपादक है, प्रोपाउंडर है, वो है रोजस्टीन रोदान। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, आपने नहीं देखा है, कंटेंट नहीं देखा है, तो एक बार हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके आप इसको देख पाएंगे। फ्री डेमो क्लासेस देखकर पसंद आए तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं लिया है, तो आखिरी समय में इससे बेहतर प्रिपरेशन आपकी नहीं हो सकती। और जो स्मार्ट नोट्स है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं onlineprep.co.in। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है, या घटता है तत्पश्चात बढ़ता है या घटता है। अब ये भी आपका इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप गेस भी इसको कर पाएंगे। वैसे वैसे जो तृतीय जो टर्सरी एरिया है वो, उसमें क्या है, उसका अंश में भी उसके राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? जब भी बैंकों पर कंट्रोल की बात आएगी तो वन एंड ओनली आंसर होगा 99% केस में वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। और राइट आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज वीडियो की लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है और आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54th वन है। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य है? तो सरकार का एजेंट के तौर पर, नोट निर्गमन के तौर पर, साख नियंत्रण, या उपरोक्त या उपर्युक्त सभी। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से बताएं। तो वो हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। साख नियंत्रण जो है ये इसका प्रमुख कार्य है केंद्रीय बैंक का। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं वो बेसिकली किस, यहां पर नीति का पूछा गया है, तो आय नीति, साख नीति, राजकोषीय नीति, या श्रम नीति क्रियाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? वो हो जाएगा साख नीति। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले बता दें टेलीग्राम चैनल हम लोगों का है। अगर आपने अभी तक उस पर नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट, क्लासेस का नोटिफिकेशन, फ्री पीडीएफ्स आदि सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है टाइमली। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आगे और भी चीजों में। अगला क्वेश्चन है 56th वन है। कर अपवंचन, जो टैक्स इन्वेजन की बात होती है, इवेजन की बात होती है, या इसको एक जो इसका बहुत ही सरल शब्द है वो है कर चोरी। उसका अर्थ क्या है? बेसिकली नाम से समझ में आ रहा होगा, शब्द से ही। कर की चोरी करना जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या गैर कानूनी तरीके
से कर भुगतान न करने का प्रयास, या बचत के माध्यम से कर बचाने का प्रयास, या कानूनी तौर से कर भुगतान से बचने का प्रयास। तो जब आप बचत से बचाते हैं तो ये कोई कर चोरी नहीं कहलाता है, तो ये तो नहीं होगा। सी माना है कानूनी तरीके से भी नहीं होगा। जब आप गैर कानूनी तरीके से, जैसे आप जो भी आपकी इनकम है, जब आप उस व्यक्ति या उस कंपनी की इनकम अगर वो छिपाता है और उसको नहीं प्रदर्शित करता है, उसके अकॉर्डिंग वो दिखाकर, कम दिखाकर वो टैक्स बचाता है, तो इसे हम कहते हैं कर अपवंचन, टैक्स इवेजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57वां वन है, चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंधन सभा करती थी और उन्हें उन्हें कहा जाता था। हिस्ट्री का बहुत ही डेप्थ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बेसिकली कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री की क्लास में मैंने इसको कवर कराया है, अगर आपने उसको देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। वो है हेमचंद्र। हेमचंद्र के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया। किसने? कुमार पाल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन का नीरो जो है बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? दक्कन का नीरो का मतलब है दक्कन जो क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र का। नीरो मतलब यहां पर एक्चुअली ये उपमा दी गई है। नीरो एक शासक रहा है जो बहुत ही अत्याचारी था, उसी की उपमा दी गई है दक्कन के इस बहमनी वंश के शासक को। उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है। 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद शाह बहमनी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुलाम वंश के सुल्तानों को किस साहित्यकार ने मामलूक नाम दिया है? मामलूक का मतलब भी हालांकि ऐसे गुलाम ही होता है, बट उन्होंने इस स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया क्योंकि इसको गुलाम वंश या मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये एक हिस्टोरियन है जिन्होंने ये नाम दिया। उनका नाम क्या है? बेसिकली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उनका नाम है हबीबुल्ला। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो वो इल्तुतमिश है। अदरवाइज आप कुतुबुद्दीन ऐबक पे टिक करेंगे, यहां इल्तुतमिश पे हम टिक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इसी ने लाहौर से, इससे पहले लाहौर राजधानी हुआ करती थी, लाहौर से इसने राजधानी को दिल्ली जो है स्थानांतरित किया था। तो ये इससे रिलेटेड एक फैक्ट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और ये कब अपनाई गई है, ये नीति कब अपनाई गई है? तो बेसिकली ये नीति जो है, यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, बट 1948 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 63 है, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है। ये भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना जो है वो क्या हो जाएगा? वो छिपी हुई बेरोजगारी की कहलाता है, यही इसका आशय है। महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि महबूब उल हक के साथ भारत के अमर्त्य सेन जो हैं, अमर्त्य सेन की मदद से जो है इन्होंने इस अवधारणा को विकसित किया था। वो कौन सी अवधारणा थी? पूंजी निर्माण की समस्या, मानव विकास सूचकांक, जनांकिकी सिद्धांत या संतुलित विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये इनके द्वारा जो है इसकी अवधारणा कंसेप्ट प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध है। अब इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और पीला जो है वो बेसिकली लिया गया है सरसों के कलर से इस शब्द को, तो आप ऐसे भी गेस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है, जो ऋण देता है वर्ल्ड बैंक, वो किस प्रकार का ऋण देता है? वो अल्पकालिक ऋण होता है कम समय में, दीर्घकालिक, या मध्य एवं दीर्घकालिक, या मध्यकालिक ऋण? तो बेसिकली अल्पकालिक तो वो नहीं देता है, सबसे अधिक जो है ऋण उससे जो वर्ल्ड बैंक देता है वो दीर्घकालिक देता है, बट
मध्यकालिक भी हो सकता है। अब दीर्घकालिक मध्यकालिक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 10 साल हो सकता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छोटे उद्योग होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्या वे पारंपरिक है इसलिए, या उनका प्रबंध करना आसान है इसलिए, या सरकार उनकी सहायता करती है इसलिए, या ये वे बहुतों को या बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं? तो बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का महत्व यह है कि इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 68 है, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है। किसी फर्म का लाभ अधिकतम कब होता है, उसको कब दर्शाया जाता है? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब सीमांत लागत बराबर सीमांत आय हो, तो वो अधिकतम लाभ होने की शर्त होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर इसको, हाँ, अगर आप इतना याद रखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेसिकली, तो आप इजीली कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 69 वन है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? सबसे जो प्रमुख कारण कौन सा है जल को प्रदूषण में, या जल के प्रदूषण की बढ़ोतरी में, वृद्धि में? 69 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग गेस करें। क्या धुआं से होगा? तो धुआं बिल्कुल नहीं, पानी में नहीं मिलता। साबुन थोड़ा ज्यादा तो नहीं है इससे। अमोनिया, बल्कि औद्योगिक रसायन जो है, जो इंडस्ट्रियल केमिकल होते हैं, फैक्ट्री से निकले हुए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा जो है जलीय प्रदूषण होता है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा गया है, तो सैलिनिटी सबसे अधिक जो है वो किसमें है? गेस करिएगा आप सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, डेड सी में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है? एग्जाम में ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन नदियों के, प्रमुख नदियों के बारे में। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो नदी जो म्यांमार से दक्षिण भाग की ओर पार करके वो मणिपुर से म्यांमार में पहुंचती है, वो है थाई नदी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अब बेसिकली जब नहीं है की बात की जाएगी तो बहुत आसान ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए, यमुना है, घाघरा है, गोमती है, और ब्रह्मपुत्र आपको पता है प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, और असम होते हुए वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में। तो वो गंगा की कोई सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नहीं पूछा है तो ब्रह्मपुत्र होगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। क्या राज्यसभा विघटित होती है? राज्यसभा विघटित होने का मतलब है कि उसका भंग हो जाना, फिर से उसके मेंबर चुने जाना, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हर 2 साल पर 1/3 जो उसके सदस्य होते हैं, इस तरीके से उसको बनाया गया है कि 1/3 जो है वो उनका कार्यकाल खत्म होता है, फिर 1/3 लोगों का चुनाव होता है, और यही चलता है। तो इसे हम कहेंगे ये कभी नहीं विघटित होने वाला सदन है, इसीलिए इसको उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप आंसर करेंगे। राज्य के शरीर सिद्धांत ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक हैं। अब यहां पे समर्थक की बात की गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और यहां पर ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से करना है और इस क्वेश्चन को आपको याद भी रखना है। यहां पे हमने अभी, हाँ, यहां पे हमने, आप ऑप्शन देख पाएंगे, मार्क्स और एंजिलस, हॉब्स एंड लॉक, रूसो और ग्रामसी, या ब्लूशली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो शरीर के, जो राज्य के शरीर सिद्धांत की बात करता है, जिसका जो सपोर्ट करता है, वो कौन है? तो वो है, उसमें बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर है। अगर आप इनका नाम याद रखते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को गेस कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शक्ति विभाजन जो है, पावर सेपरेशन के सिद्धांत को राजनीतिक नहीं होगा, राजनीतिक विज्ञान, यहाँ पे राजनीतिक होगा,
राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनैतिक विचारक को जाता है? तो ये जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, जिसमें आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों का विभाजन जरूरी है, इसका जो श्रेय जाता है वो मॉन्टेस्क्यू को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था बेसिकली, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, स्पिरिट ऑफ लॉज या स्पिरिट ऑफ लॉज के नाम से भी ये पुस्तक जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसका कथन है? जिसने माना है कि राज्य जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अवतार है। तो ये कहा है किसने? ये बहुत इजी क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, वो राइट आंसर हो जाएगा हीगल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी की अवधारणा का सूत्रधारक या सूत्रधार किसने किया, कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कंसेप्ट है, ये जो थियरी है, ये जो कंसेप्ट दिया है बेसिकली किसने दिया है? अगर आप नहीं जानते हो तो नोट कर ले, जे रूसो ने दिया है। और जे रूसो से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं। जब भारतीय दर्शन हम लोग हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे, जब एंशिएंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास में मैंने डिटेल में बताया है, जब भी हम भारतीय दार्शनिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो दो प्रकार से मुख्यतः ये जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, उनको विभाजित किया गया है। एक आस्तिक मत वाले, एक नास्तिक मत वाले, जिनका जो ईश्वर में या वेदों में जो विश्वास रखते हैं, एक वो, एक जो नहीं रखते हैं। इनमें षट दर्शन है, 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और वहीं जो नास्तिक हैं, जिन्हें भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं, उनमें बौद्ध, जैन और चरवाक दर्शन आता है। अब यहां पर एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई बार पूछता है, न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन के संस्थापक या न्याय दर्शन के सूत्रधार, तो वो है महर्षि गौतम, सांख्य के कपिल, मीमांसा के जैमिनी, योग के पतंजलि, वेदांत के बद्रायण और लिंगायत के वासवराज और वैशेषिक के कणाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपसे पूछा गया है मीमांसा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैमिनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 79 हमने देखा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटी से है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है किस देश के संविधान से ली गई है या प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो यहां पर मौलिक अधिकार लिखा है, जैसे ही मौलिक अधिकार आएगा यूएसए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें उनके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या सिर्फ लोकसभा, सिर्फ राज्यसभा, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी और सभी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं हैं, उनके विधान परिषदों के नहीं लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु जो थे क्रांति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीजों का समर्थन किया है, बट इसमें विशेष तौर पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो वो नव उदारवादी जो सिद्धांत है इसके वो समर्थक थे। हालांकि इसके बाद वो अनुपातिक लोकतांत्रिक प्रणालियों के भी थे, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन में हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस में भी पूछा जाता है, जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो इसमें जो है ये लिया गया है जर्मनी के वीमर सिद्धांत से। वीमर सिद्धांत जो था वो ये जर्मनी में 1913 से लेकर 33 तक लगभग ये अस्तित्व में था, उसके बाद ये बदल गया। तो उस सिद्धांत में ये आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधान थे, जिन्हें हमारे भारतीय संविधान में भी उसे रखा गया। भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान ही सबसे बड़ा है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
42वें संविधान संशोधन जो है के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया शब्द है? वो शब्द आपके स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे। लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनैतिक। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो आंसर करिएगा। वहां पर 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन इनमें तीनों नहीं दिख रहे हैं, तो उनमें से कोई एक हमें चूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद जो है ये ऐड किया गया। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष सेकुलर वर्ड ऐड किया गया और अखंडता की बात की गई, अखंडता की। ये 3 वर्ड बेसिकली ऐड किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। महाभियोग जो है, इंपीचमेंट जो है, वो कौन लगाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को या प्रधानमंत्री को? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86? सभी लोग आंसर कर पाएंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा इस महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इसके बारे में आर्टिकल 61 में दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये जब भी महाभियोग चलाया जाता है तो उससे पहले 14 दिन 14 डेज पहले इनको सूचना देनी होती है कि आप पर इस तरीके की प्रक्रिया चलाई जानी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? जब अगर लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या प्रधानमंत्री? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87 राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था कब? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 88 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो ये बेसिकली हुआ था 1951 में। अगर डेट की बात करें तो 18 जून 1951 को फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। अगर आर्टिकल की बात करें तो 15 में, 19 में, 85 में, 87 में, 174 में, 372 में, ऐसे कई में एक साथ हुआ था। और इसमें जो है अनुसूचियों को भी बढ़ा दिया गया, 8वीं अनुसूची और उसके बाद आगे बढ़ा दी गई थी। तो ये जो है, आप यहां पर बेसिकली यही पूछा जाएगा, आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए? बिल्कुल नहीं। तानाशाही के लिए? बिल्कुल नहीं। तानाशाही में एक व्यक्ति शासन करता है, सैनिक शासन में उस देश की जो है मिलिट्री या फोर्सेस जो है वो गवर्न करती हैं, या लोकतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। अब ये किसका कोटेशन है? एग्जाम में कोटेशन से आपके कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन का ये जो है ये कोटेशन है। उन्होंने कहा था विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे बेसिकली ये राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रीन महोदय। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोग, जो लोग नहीं पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस, तो शायद ना समझ में आए। यहां पर पॉलिटिकल साइंस ये क्वेश्चन है। सबसे पहले लोगों ने सिद्धांत दिया एक दैवी सिद्धांत, ईश्वरीय सिद्धांत। उसी के विरोध में ये सिद्धांत आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो राज्य के निर्माण के संबंधित ये सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैवी सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। ये किसका कथन है? कोटेशन से ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाइवर पेज का ये कोटेशन है कि रक्त संबंध जो है समाज को बनाता है, जो ब्लड रिलेशन से सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी जो है वो समाज को जन्म देती है। और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकार वह दावा है जिससे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी दोनों में देखने को मिलेगा। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोसांके का ये कथन है। उन्होंने कहा था अधिकार
से संबंधित और समाज और राज्य पर कैसे लागू होता है इससे संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, ये कथन निम्न में से किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये क्रांति से, घोषणा पत्र से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन से। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी ए हो जाएगा। सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा होगा। यानी सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित या सुगंध, और सुरभि जिसमें बड़ी भ में बड़ी ई की मात्रा है वो होता है गाय। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी से भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में एक बात याद रखिएगा, हिंदी में आपका इस सेक्शन में ग्रामर यानी व्याकरण या साहित्य दोनों से किसी एक से भी क्वेश्चन या दोनों से मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुकंपा का सही अर्थ है, अनुकंपा क्या होता है। अपनों से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, बिल्कुल नहीं। किसी को विशेष सहयोग देना या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर जो 96 का हो जाएगा वो हो जाएगा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना जो है अनुकंपा कहलाता है। और अनुकंपा में आप देखते होंगे जॉब मिलती है, जो अगर किसी वजह से जो ऑन सर्विस जिनकी डेथ हो जाती है उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब मिलती है तो उसे अनुकंपा की वैकेंसी कहते हैं। ऐसा अगर आपने सुना हो तो उससे भी आप इसको गेस कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। अब इनमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। चाकू, गमला, पपीता या खिड़की। 97 का राइट आंसर करिएगा। तो इसमें जो खिड़की है वो विदेशी शब्द नहीं है, बाकी जो है वो सब जो है वो विदेशी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 98। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी ग्रामर और लिटरेचर हो सकता है। आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क टूडे। अब यहां पर आई डू ए लॉट ऑफ वर्क टूडे, आई हैव डन, तो यहां पर टुडे लिखा है यानी आज ही हुआ, तो डिड नहीं होगा। डिड हम लगा देंगे तो यानी हो चुका है। या इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। यहां पर ये ऑप्शंस जो हैं ये हेर फेर हुई है, इसको आप यहां पर टिक कर लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे आप लोग देख पाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो। अब ये ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो, तो ये गोज होगा, हैज गॉन होगा, वेंट होगा या हैड गॉन होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। तो ये होगा ही हैज गॉन आउट हैज गॉन आउट 5 मिनट्स एगो। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब को नाउन में कैसे चेंज करते हैं। सक्सीड जो है वो, इसको हम वर्ब से नाउन में चेंज करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने आज के इस सेट में 50 क्वेश्चंस देखे, 51 to 100। एंड व्हाट इज योर स्कोर। आप अपना स्कोर बताइए, कितना स्कोर आपने किया आउट ऑफ 50। इससे आपकी प्रिपरेशन का भी पता चलेगा। ये था आज का इस प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगली क्लास को भी इन तक जरूर वॉच करिएगा, उसका वेट करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले और अच्छे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।